ईस्टर्न आर्क, आप किराए से भी कम ईएमआई पर पाएं अपना घर। त्रिवेंद्र रावत कैबिनेट की बैठक आज। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और बोनस के मामले पर प्रस्ताव हो सकता है पेश। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे का कार्यक्रम हुआ तय। 20 अक्टूबर को केदारनाथ आएंगे प्रधानमंत्री। पुनर्निर्माण कार्य का केदारनाथ में लेंगे जायजा। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर चलती कार में लगी भीषण आग। स्टीयरिंग जाम होने से हुआ हादसा। फोन करने के आधे घंटे बाद तक नहीं पहुंची दमकल की गाड़ी। हरिद्वार के बड़ा अखाड़ा पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत। 15 सितंबर से लापता संत मोहनदास की गुमशुदगी को लेकर जताई चिंता। मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से करेंगे मुलाकात। सरकार और प्रशासन की सख्ती के बावजूद अवैध खनन पर नहीं लग रही रोक। रामनगर के प्रतिबंधित इलाके में अवैध खनन जारी। पार्क के निदेशक ने मामले की जानकारी से किया इनकार। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र दे और आप देख रहे हैं सुप्रभात उत्तराखंड। विस्तार में खबरों पर बात करते हैं। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर कार में आग लग गई। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये रही आपकी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव। पूरी कार आग की चपेट में है। लाल लपटों में घिरी यह कार गाजियाबाद के डॉक्टर की है जो हर की पैड़ी से होटल जा रहे थे। अचानक गाड़ी की स्टीयरिंग जाम हो गई और इसके बाद कार में आग लग गई। इस दौरान कार चालक ने दमकल को फोन किया, लेकिन दमकल की गाड़ी आधे घंटे बाद भी नहीं पहुंची। यह घटना रानीपुर झाल के पास की है। और सचिवालय में आज सुबह 11 बजे राज्य कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और बोनस के मामले पर प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। इसके अलावा खनन और गृह विभाग के प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखे जाने की उम्मीद है। कैबिनेट बैठक में कुछ विभागीय नियमावलियों में संशोधन से जुड़े प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। देहरादून चलते हैं। इस कैबिनेट की अहम बैठक के बारे में ज्यादा जानकारियां हैं हमारे सहयोगी नवीन उनियाल के पास। इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट है। बताइए नवीन, क्या जानकारी है आपके पास पेश होने वाले प्रस्तावों के बारे में और उनसे जुड़ी दूसरी जानकारियां? जी राजेंद्र, देखिए जो आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, काफ़ी अहम बैठक ये होगी और 1 दर्जन से ज़्यादा जो मसले हैं वो इस बैठक में रखे जाने हैं। खास तौर पर क्योंकि दिवाली आ रही है तो राज्य कर्मचारियों से जुड़े हुए मसले जो हैं वो इसमें हो सकते हैं। उनके हितों से जुड़े हुए, उनकी मांगों से जुड़े हुए मसले जो हैं वो इसमें होने की संभावना है। और ये कहा जा रहा है कि उनके भत्ते और जो बोनस की बात है राज्य कर्मचारियों की, गैर राजपत्रित जो कर्मचारी हैं उनको उस पर मोहर लग सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं दिवाली से पहले एक तोहफा जो है वो राज्य कर्मचारियों को सरकार दे सकती है इस कैबिनेट के जरिए। इसके अलावा आवास विभाग के, खनन विभाग के जो मसले हैं वो आ सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि नगर पालिकाओं के विस्तार को लेकर भी यहाँ पर बातचीत हो सकती है, मोहर लग सकती है। हालांकि इससे पहले भी नगर पालिका, नगर निगमों के जो क्षेत्र के विस्तार को लेकर फैसला है वो कैबिनेट ने किया था, लेकिन एक बार फिर जो है वो आज की बैठक में कुछ और नगर पालिकाओं के जो क्षेत्र विस्तार है उसको लेकर बातचीत हो सकती है। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि गृह विभाग में पुलिस नियमावली को लेकर फैसला होना था, लेकिन अब ये सूचना आ रही है कि पुलिस नियमावली को लेकर फिलहाल जो प्रस्ताव है वो वापस ले लिया गया है। यानी उसको लेकर आज बातचीत नहीं होने वाली है, इस तरह की सूचना मिल रही है। और भी बहुत सारे विभाग है, आवास विभाग है, उससे जुड़े हुए मसले जो हैं वो आज की कैबिनेट में आ सकते हैं। तो बहुत सारे अहम मसले जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। ढांचागत लंबित जो ढांचागत निर्णय थे उनको लेकर भी आज जो बातचीत है वो हो सकती है। तो अलग अलग विभागों के विभिन्न मसले जो हैं वो आज की कैबिनेट में होंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सबसे अहम जो दिखाई देता है कि राज्य कर्मचारियों की मांगों से जुड़े हुए जो मसले हैं वो आज हो सकते हैं और दिवाली से पहले एक तोहफा जो है वो कर्मचारियों को दिया जा सकता है। इस तोहफे के बारे में, ये जो बोनस मिलने वाला है राज्य कर्मचारियों को या उस पर जो चर्चा होने वाली है, इसकी कुछ मोडालिटीज आपको पता चल पाई है नवीन? जी राजेंद्र, देखिए तमाम जो गैर राजपत्रित जो कर्मचारी हैं उनको बोनस की बात, क्योंकि दिवाली से पहले बोनस दिया जाए इसकी जो उसका प्रस्ताव है वो कैबिनेट में लाने की बात कही जा रही थी। कुछ जो मिनिस्टर्स हैं वो ये बात कर रहे थे। तो अब ये कहा जा रहा है कि उनको बोनस तो दिया ही जाएगा, साथ ही उनकी जो मांग चली आ रही थी विभिन्न भत्तों को लेकर, जो महंगाई भत्ता है या तमाम जो दूसरे भत्ते हैं उसमें बढ़ोतरी की मांग कुछ संवर्ग कर रहे थे। तो इसको लेकर भी आज फैसला होगा, यानी कि कहीं ना कहीं जो फायदा है उन्हें देने की कोशिश की जाएगी। एक जो अहम बात बतानी मैं
रह गई थी वो ये भी थी कि आउटसोर्स पर अब जो सेवा योजना में पंजीकृत लोग होंगे उनको ही जॉब दी जाएगी। इस तरह का जो प्रस्ताव है वो भी लाया जाएगा, निजी कंपनियों को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। इसको लेकर भी एक प्रस्ताव जो है वो लाए जाने की संभावना है। इसको ये भी काफी अहम जो प्रस्ताव है वो आज की कैबिनेट में रखा जा सकता है। बहुत धन्यवाद नवीन उनियाल आपका इन जानकारियों के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छी खबर आएगी राज्य कर्मचारियों के लिए, जैसा कि नवीन बता रहे हैं, और उनके चेहरे खिल जाएंगे दिवाली से पहले। बड़ी खबर देहरादून से है। प्रधान संगठन के पदाधिकारी मुंडन कराएंगे। जी हाँ, विरोध में प्रधान प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष मुंडन कराएंगे। सुबह 11:30 बजे सीडीओ ऑफिस के बाहर ये प्रदर्शन करेंगे। पिछले एक हफ्ते से अनशन पर बैठे हैं प्रधान। 4 सूत्री मांगों को लेकर यह आमरण अनशन कर रहे हैं और अब मुंडन कराने की खबर है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड आ रहे हैं। इस बार पीएम बाबा केदार के दर पर आएंगे। देखिए प्रधानमंत्री के आने को लेकर तैयारियां क्या क्या है। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच विराजमान केदारनाथ के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तराखंड आ रहे हैं। 20 अक्टूबर को पीएम का केदारनाथ दौरा फाइनल हो गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि पीएम न सिर्फ बाबा केदार के दर्शन करेंगे बल्कि आदि शंकराचार्य की समाधि का शिलान्यास भी करेंगे और केदारपुरी में पुनर्निर्माण के कामकाज का जायजा लेंगे। 20 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और पहले 21 का प्रोग्राम था, लेकिन कोई रिचुअल्स हैं हमारी, उनको लगा कि इसके कारण कोई बाधा उत्पन्न न हो उस समय, क्योंकि एक समाधि बाबा की एक तरह से समाधि पूजा होती है। 6 महीने के लिए बाबा उखीमठ में आते हैं, तो उनको लगा कि कुछ उसकी वजह से, मेरी वजह से कोई पूजा में, उसकी विधि में दिक्कत न हो, तो फिर उन्होंने सुबह मुझे फ़ोन आया कि हम अब 20 को आएंगे। जब बाबा केदार के कपाट खुले थे तब भी 3 मई को पीएम मोदी बाबा केदार के दर्शन करने पहुंचे थे। अब कपाट बंद होने वाले हैं, तब भी पीएम मोदी बाबा केदार के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इसके लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ आने का कार्यक्रम पहले 21 अक्टूबर को तय हुआ था, लेकिन अब उसमें मामूली फेरबदल हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 20 अक्टूबर को केदार बाबा के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री के केदारनाथ दौरे से उत्तराखंड को खासी उम्मीदें हैं। उत्तराखंड सरकार से लेकर शासन स्तर तक सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सरकार के मंत्रियों को भी उम्मीद है कि पीएम के दौरे से उत्तराखंड को नया उत्साह मिलेगा। प्रधानमंत्री केदारनाथ जा रहे हैं और पूरी केदार घाटी में जो विशेष करके उस समय जो त्रासदी आई थी और जो नुकसान हुआ था, भारत सरकार ने काफ़ी मदद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे उत्तराखंड की है, केदार घाटी की है। लेकिन निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद और केदार बाबा के दर्शन करने के बाद हमें बड़ा भरोसा है कि उत्तराखंड में जो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जो बहुत सारे योजनाएं हैं, विशेषकर आपदा के क्षेत्र में बहुत राहत महसूस प्रधानमंत्री के इस दौरे से उत्तराखंड को मिलेगा। बाबा केदार से पीएम नरेंद्र मोदी का जुड़ाव इस बात के पुख्ता संदेश देता है, क्योंकि 3 मई को जब कपाट खुले थे तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदार के द्वार पर आए थे और अब जब कपाट बंद होने जा रहे हैं तो ऐसे मौके पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को बाबा केदार के दर्शन करेंगे। जाहिर है पीएम मोदी उत्तराखंड से खास जुड़ाव रखते हैं और यही वजह है कि एक बार फिर वो केदार बाबा के कपाट जब बंद होंगे तब बाबा केदार के धाम दर्शन करने आएंगे। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ मुकेश कुमार, ईटीवी न्यूज़, देहरादून। अक्टूबर को उत्तराखंड आने वाले हैं और इसको लेकर तैयारी भी शुरू हो गई है। आज सीएम ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई दिशा निर्देश उन्हें दिए। ईटीवी से खास बातचीत में सीएम ने कई और मुद्दों पर भी बात की। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम की कायाकल्प होने जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा भी प्रस्तावित है। सर, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, भोले बाबा के धाम को किस तरह से आप केदारनाथ को हाईटेक करने की कोशिश कर रहे हैं? केदारनाथ जी तो पहले ही हाईटेक हैं, तभी तो सब लोग वहाँ जाते हैं, सारी दुनिया वहाँ जाती है। लेकिन 2013 में जो नुकसान हुआ वहाँ पर, चाहे सरस्वती नदी के जो घाट थे उनसे जुड़े हुए कार्य रहे होंगे,
या मंदाकिनी नदी से के जो घाट थे और उसके आसपास जो निर्माण थे, उस सब की जानकारी में सारे ध्वस्त हो गए। और इसलिए केदारपुरी का पुनर्निर्माण हो, उसको वहाँ की जैसी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उसके अनुकूल उसका निर्माण हो, उसको लेकर कुछ प्रोजेक्ट बने हैं और उसी का शिलान्यास करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जिसमें आदि शंकराचार्य जी की समाधि और संग्रहालय, सरस्वती मंदाकिनी के घाट और जो वहाँ पर आवास हैं जो अभी तक नहीं बन पाए हैं उनका पुनर्निर्माण है। साथ ही उसका जो सौंदर्य है सौंदर्यीकरण होगा और जो कुछ कमियां हैं वहाँ पर, जैसे सत्संग भवन नहीं है, मेडिटेशन का सेंटर नहीं है, इसी तरह से योगा सेंटर नहीं है, ऐसी जो छोटी मोटी जो आज की ज़रूरतें हैं उनका भी वहाँ पर पुनर्निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार पहली दीपावली मनाने जा रही है। देश में एक अभियान चल रहा है, स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके साथ साथ जो है शहीदों की याद में क्या राज्य की त्रिवेंद्र सरकार राज्य के विकास को लेकर एक एक दिया जलाएगी? आपने आइडिया दिया है, विचार करेंगे। किसानों को लेकर के किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं? किसानों की आय दुगनी हो, उस दृष्टि से तमाम तरह के योजनाएं, प्रयास चल रहे हैं और जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, हम अपने किसानों के बीच जा रहे हैं, उनसे मिलजुल रहे हैं और हमें विश्वास है कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य दिया है दुगनी आय करने का, हम उसको पूरा कर लेंगे। उसमें हमने क्लस्टर अप्रोच है, तकनीक का उपयोग है, चकबंदी है, लॉजिस्टिक सिस्टम है, बीजों का भंडारण है, ग्रेडिंग है, प्रोसेसिंग है, तरह तरह के आयाम उससे जोड़े जा रहे हैं ताकि किसानों को जो आय है उसको बढ़ाया जा सके। बस अंत में चलते एक छोटा सा सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, कौशल विकास को लेकर आप क्या मानते हैं? उत्तराखंड को कहाँ देख रहे हैं, कहाँ पर खड़ा है उत्तराखंड? देखिए, कौशल विकास के कार्यक्रम यहाँ पर बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। अभी 2 सेंटर, एक चमोली में और एक पिथौरागढ़ में, क्योंकि हमारे ये आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं या आपदा से जो संवेदनशील है आपदा की दृष्टि से, वहाँ पर भी 2 सेंटर हम लोग अभी टाटा के सहयोग से बना रहे हैं। तो इसके डेवलपमेंट का काम चल रहा है, लोग अपना रोजगार भी कर रहे हैं, स्वरोजगार भी कर रहे हैं और जहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनका जो कौशल है या उनको कहना चाहिए कि उनको अपडेट किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और ऐसे में ये और महत्वपूर्ण हो जाता है जब प्रधानमंत्री उत्तराखंड का दौरा करते हैं। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सोनू सिंह, ETV न्यूज़, देहरादून। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड पुलिस सेवा में तैनात घोड़े शक्तिमान की मौत का मामला एक बार फिर चर्चाओं में। चर्चा ही नहीं बल्कि अब तो इस पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सरकार बदलते ही कार्रवाई का पैमाना भी बदल जाता है और क्या पुलिस भी सत्ता के इशारे पर काम करती है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी विधायक गणेश जोशी पर दर्ज केस वापस लेने का सरकार ने फैसला कर लिया है। मार्च 2016 में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ड्यूटी में तैनात घोड़े शक्तिमान की मौत से जुड़ी जांच अब पुलिस उस पर मिट्टी डाल देगी। उत्तराखंड के गृह विभाग ने विधायक गणेश जोशी पर दर्ज केस वापस लेने का फैसला कर लिया है। मतलब साफ है कि सरकार अब नहीं चाहती कि विधायक गणेश जोशी पर कोई कार्रवाई हो। मंगलवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत चमोली के हिमनी गांव पहुंचे, जहां पर इस साल मटर की पहली फसल हुई है। इसमें सीएम ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम रावत ने कहा कि इससे न सिर्फ काश्तकारों की आर्थिक उन्नति होगी बल्कि क्षेत्र से हो रहे पलायन में भी रुकेगा। और इस दौरान गांव वालों ने सीएम से क्षेत्र में मल्टी कोल्ड स्टोरेज बनाने की भी मांग की। मुख्यमंत्री ने बहुत जल्द ही विपणन केंद्र खोलने का भी भरोसा दिलाया। पप्पू भाई बोलते हुए हम लोग, सुरेश नाम है, और पिछली बार उन्होंने यहाँ पर जब खेती की शुरुआत की थी तो 2-3 यहाँ पर एक्सपर्ट भी यहाँ पर रखे गए थे जब तक खेती हुई, और इस बार भी यहाँ पर एक्सपर्ट हैं। पिछली बार
30 रुपये किलो मटर उठाया गया था किसान के खेत से, और इस बार 50 रुपये किलो के हिसाब से किसानों को उसके दाम मिलने वाले हैं। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल है ये खेती का, किसान का और व्यापारी का, दोनों का। किसान को भी बहुत अच्छा रेट मिल रहा है और निश्चित रूप से जो व्यापारी इतनी दूर से यहाँ पर आकर बीज भी दे रहा है, उनका एक्सपर्टीज भी दे रहा है, तो निश्चित रूप से उस व्यापारी का भी फायदा होगा। अच्छी खबर किसानों के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक और पंचेश्वर में विश्व के सबसे बड़े बांध को बनाने की कवायद जोरों पर है, वहीं दूसरी ओर एशिया के सबसे बड़े टिहरी डैम प्रभावितों का अब तक पूर्ण विस्थापन नहीं हो पाया है। खास रिपोर्ट देखिए। टिहरी डैम की झील के ऊपर आज भले ही 8 राज्यों को रोशन करने का जिम्मा है, लेकिन वही टिहरी डैम की झील आज झील से सटे गांवों के लिए नासूर बन गई है। झील के पानी के उतार चढ़ाव से झील प्रभावित गांवों में भारी भूस्खलन और भू धसान हो रहा है, जिस कारण झील प्रभावित 17 गांवों के 415 परिवार डर के साए में जीने को मजबूर हैं। 415 परिवार जो टिहरी झील के कारण प्रभावित हुए हैं, तो इसमें कुछ तो मुझे प्रशासन का रवैया जो और यहाँ पे लोकल स्तर पे है, उनका भी ढीला ढाला रवैया है। इसमें उन्होंने अभी तक उन 415 परिवारों की जो प्रॉपर पात्रताएं बनानी थी, वो पात्रताएं अभी डिक्लेयर नहीं की है। हालांकि टिहरी डैम झील से प्रभावित कई गांवों के लोगों का देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और नई टिहरी में विस्थापन किया गया, लेकिन टिहरी डैम बनने के बाद झील के पानी के उतार चढ़ाव से उत्पन्न भूस्खलन और भूधसान से आज आसपास के क्षेत्रों में भी दिक्कतें पैदा होने लगी हैं, जिससे झील प्रभावित ग्रामीण विस्थापन की मांग कर रहे हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जिनका एक जॉइंट इंस्पेक्शन हमारे यहाँ से जो कमेटी गई थी टीएचडीसी के इंजीनियर्स के साथ, वहाँ पे इंस्पेक्शन किया है और उसकी रिपोर्ट जो अक्टूबर में ये लोग गए थे और उसकी एक रिपोर्ट इन्होंने हमें दी है, जिस पे जॉइंट सिग्नेचर होने थे। मेरे ख्याल में अब वो ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है। पुनर्वास विभाग द्वारा ग्रामीणों के आंदोलन के बाद एक्सपर्ट कमेटी के सर्वे की बात कही जाती है और सर्वे भी होता है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट की फाइल कहीं धूल फांक रही है। वहीं अब टिहरी विधायक खुद इस समस्या के समाधान की तलाश में जुट गए हैं, क्योंकि 415 पात्र विस्थापित है, वो 3 कैटेगरी के विस्थापित हैं। एक तो पुनर्वास विस्थापित के लोग हैं, एक कोलेटरल डैमेज पॉलिसी के विस्थापित के लोग हैं। कोलेटरल डैमेज पॉलिसी के टीएचडीसी हाईकोर्ट गया है, जिसके कारण ये पूरी प्रक्रिया बाधित हो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाऊंगा, टीएचडीसी को बात पर हाईकोर्ट जाने के लिए जो है उनको निर्देशित किया जाए। ग्रामीणों को विस्थापन के नाम पर मिला तो सिर्फ आश्वासन। टिहरी झील के पानी के उतार चढ़ाव के चलते क्षेत्र में भारी भूस्खलन और भूधसा हो रहा है, जिससे ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि डीएम से सीएम तक गुहार लगा चुके ग्रामीणों का आखिर विस्थापन कब होगा। सौरभ सिंह, ईटीवी न्यूज। और इसके लिए आज 2 सदस्यीय बीसीसीआई का दल मैदान का निरीक्षण करेगा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है उत्तराखंड की, क्योंकि रणजी मैच होने वाला है और उसके लिए बीसीसीआई की एक टीम वहां पर है निरीक्षण करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए। 2 सदस्यों की आप दोनों को देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। निश्चित रूप से जो क्रिकेट प्रेमी हैं या जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश है, उनके लिए ये मैच और ये आयोजन बहुत महत्वपूर्ण। और सूबे का एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों के साथ तालिबानी रवैया अपनाया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। देखिए, क्या बड़े बाल रखना जुर्म है, असभ्यता है? क्या कोई छात्र बड़े बाल रखता है तो वो गुनाह करता है? जी हां, ये सारे सवाल हरिद्वार के दून पब्लिक स्कूल में बाल पर हुए बवाल के बाद उठ रहे हैं, जहां टीचर ने छात्रों को पकड़कर जबरदस्ती बाल कटवा दिए। सर, इन्होंने कोई वार्निंग नहीं दी थी स्कूल में पहले से कि क्या नाम है तुम्हारे बच्चों को बाल कटवाने हैं। फीस के लिए तो ये फोन करते हैं कि आपके बेटे की फीस आएगी। क्या इन बातों के लिए फोन नहीं कर सकते थे? हमारे को बताना चाहिए था इन्हें कि आपके बेटे के बाल कटने हैं। और मेरा बेटा कहता है कि हमारे को कोई वार्निंग नहीं दी थी, अचानक से ही इसके साथ में ये सब कुछ हुआ है। मामला हरिद्वार के खड़खड़ी स्थित दून पब्लिक स्कूल का है,
जहां 10वीं में पढ़ने वाले कुछ छात्रों को शिक्षिका ने बाल कटवाने के लिए कहा था, लेकिन जब वो बाल कटवाकर स्कूल नहीं पहुंचे तो आरोप है कि स्कूल में प्रधानाचार्य की मौजूदगी में शिक्षिका ने उसके बाल काट दिए। सुनिए इस बच्चे की ज़बानी कि इसके साथ क्या हुआ। मैडम कह रही तुम्हारे बाल आज ही कटेंगे। मैम ने पहले बताया नहीं था, तो मैंने कहा मैम अभी कटवा के आ जाएंगे, मैम कल कटवा देंगे। तो मैम ने नहीं, मैम ने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के कैंची मारी बालों में। तो मैम ने फिर मैंने कटवाने की मना कर दिया, तो मैम ने हमें बहुत मारा। पीड़ित छात्र की मां का कहना है कि बाल कटवाने को लेकर स्कूल ने कोई वार्निंग नहीं दी और स्कूल पहुंचने पर मारपीट कर बाल काट दिए। स्कूल की इस तालिबानी हरकत के बाद अभिभावक के साथ स्थानीय लोग भी गुस्से में हैं। हमें तो ये तीसरी चौथी घटना है सर, क्योंकि आज से 3-4 साल पहले मेरे बेटे के हाथ में फ्रैक्चर भी आया था, तब भी मैंने कुछ जो है वो नहीं करा था, इन्वॉल्व नहीं करा था इतना। और 2 महीने पहले भी मेरे बेटे के बाल काटे थे, तब भी मैं चुप लगा गई थी, मैं चलो कोई हो सकता है हमारे बच्चे की गलती है। जैसे कोई नौकर के साथ भी व्यवहार नहीं करता, उस प्रिंसिपल का इस प्रकार से व्यवहार था। प्रिंसिपल इन बच्चों के साथ सिर्फ बाल काटने का काम ही नहीं करती, इनके साथ शोषण करने का काम करती है। मामले में पीड़ित छात्र के परिजनों ने स्कूल के प्रिंसिपल समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया है। मामले में पुलिस का कहना है कि अभी एक की तरफ से शिकायत मिली है, अगर कोई मामला सामने आता है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। हाँ, डीपीएस में एक मामला आया और इसमें एक 10th क्लास के बच्चे का स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बाल काटने का मामला सामने आया था, तो इसमें हमें शिकायत मिली है और इसमें हम मुकदमा कायम करके लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन शिक्षा के हो रहे व्यवसायीकरण के बाद अब ये नोबल प्रोफेशन नहीं रहा। यही वजह है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ईटीवी के लिए हरिद्वार से तनुज वालिया की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी खबरों को विस्तार में जानने के लिए लॉगिन करिए news18uk.com।